हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं अपनी प्रीवियस क्लास को। लेसन कौन सा था? दी होम कमिंग। तो सीन क्या था लास्ट तक कि जो फतेह को माखन को पीटने लगता है, लेकिन उसकी माँ उसको बचाती है माखन को, और फतेह को अपने हाथों से पीटने लगती है। तो फतेह उसी हाथापाई में या उस गुस्से में अपनी माँ को थोड़ा पुश कर देता है, धक्का लगा देता है। तो वो चिल्लाती है कि व्हाट यू लिटिल विलेन, तुम छोटी दुष्ट, वुड यू हिट योर ओन मदर, क्या तुम अपनी खुद की माँ को मारोगे? तो यहाँ तक था। लास्ट तक हमने जो डिस्कस किया था, अब देखते हैं इससे आगे क्या कहानी है। It was just at this critical juncture that the grey-haired stranger arrived. It was just कि तभी at this critical juncture, critical मतलब नाजुक या संवेदनशील, juncture मतलब मोड़ या कोई समय हो। तो इट वॉज जस्ट कि तभी दिस क्रिटिकल जंक्चर, इस नाजुक मोड़ पर जब उसकी माँ उससे थोड़ा डांटने लगती है, दैट तभी क्या हुआ, द ग्रे हेयर स्ट्रेंजर, वही पके बालों वाला अजनबी अराइव, वहां पहुंच गया। इट वॉज जस्ट एट दिस क्रिटिकल जंक्चर दैट द ग्रे हेयर स्ट्रेंजर अराइव, कि इसी नाजुक मोड़ पर वो पके बालों वाला व्यक्ति या अजनबी वहां पर पहुंच गया। ही आस्क्ड, उसने पूछा, व्हाट द मैटर वाज, कि क्या बात है, यानी उसने उस मैटर के बारे में पूछा कि क्या हो रहा है या क्यों लड़ रहे हैं। फतेह लुक्ड शीपिश एंड अशेम्ड, फतेह कैसा दिखाई दिया? शीपिश, शीपिश मतलब मुखचोर या लज्जित, एंड अशेम्ड मतलब शर्मिंदा रूप में वो दिखाई दिया। क्यों दिखाई दिया? क्योंकि फतेह पहचान गया था ये वही व्यक्ति है जिसने मेरे खुद के घर का पता पूछा था, चक्रवर्ती कहाँ रहते हैं, और फतेह ने ढंग से उत्तर नहीं दिया था। और अब ये अजनबी जो है उसके घर आ पहुंचा है, तो अब वो कैसा दिखाई दे, तो थोड़ा शर्मिला और लज्जित दिखाई दे रहा है उस अजनबी के सामने। तो क्या हुआ कि इसी नाजुक मोड़ पर वह पके बालों वाला स्ट्रेंजर वहां आ पहुंचा। उसने विषय के बारे में पूछा या बात पूछी कि यहाँ क्या हो रहा है, और फतेह बहुत ही शर्मिंदा और लज्जित वहां पर खड़ा हुआ था। बट लेकिन व्हेन हिज मदर स्टेप्ड बैक, लेकिन व्हेन जब हिज मदर उसकी माँ ने स्टेप्ड बैक पीछे कदम रखे या कदम पीछे करे, एंड लुक्ड एट द स्ट्रेंजर, और उस अजनबी को देखा, तो क्या हुआ, हर एंगर, उसका जो क्रोध था, उसका जो गुस्सा था, वो चेंज्ड, वो परिवर्तित हो गया या बदल गया, किसमें? टू सरप्राइज, आश्चर्य में, क्योंकि वो स्ट्रेंजर को पहचान गई थी। बट वेन हिज मदर स्टेप्ड बैक, लेकिन जैसे ही या जब उसकी माँ ने अपने कदम पीछे किए, एंड लुक्ड एट द स्ट्रेंजर, और अजनबी की तरफ देखा या अजनबी को देखा, हर एंगर वॉज चेंज्ड टू सरप्राइज, उसका जो क्रोध था वो आश्चर्य में बदल गया। फॉर क्योंकि शी रिकॉग्नाइज्ड, रिकॉग्नाइज मतलब पहचान लेना, फॉर क्योंकि शी रिकॉग्नाइज वो पहचान गई, हर ब्रदर अपने भाई को। तो वो स्ट्रेंजर कौन था? ग्रे हेयर, फतेह का मामा या फतेह की माँ का भाई। एंड क्राइड, और वो चिल्लाई या बोली क्या? वाई दादा, क्यों दादा? अब बंगाल साइड में भाई को दादा पुकारते हैं, तो बोलते हैं वाई दादा, कि क्यों दादा? वेयर हैव यू कम फ्रॉम, कि आप कहाँ से आए हो? वेयर हैव यू कम फ्रॉम, आप कहाँ से आए हो? क्योंकि वो कई दिनों से मिले नहीं थे आपस में, तो वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाती है अचानक अपने भाई को घर में देखकर। But when his mother stepped back and looked at the stranger, her anger was changed to surprise. लेकिन जब उसकी माँ ने अपने कदम पीछे किए तो और उस अजनबी को देखा, तो उसका गुस्सा चेंज हो गया आश्चर्य में, क्योंकि वो पहचान गई थी, because she recognized her brother, अपने भाई को, and cried, और चिल्लाई, why दादा, where have you come from, आप कहाँ से आए हो? As she said these words, जैसे ही she, उसने said, कहे, these words, ये शब्द, यानी जो बात बोली उन्होंने कि आप कहाँ से आए हो भाई, जैसे ही ये शब्द कहे, she bowed मतलब झुकना, to the ground, जमीन पर वो झुकी, and touched his feet, और अपने भाई के पैरों को उसने छुआ या उनका अभिनंदन किया। Her brother had gone away soon after she had married. अब यहाँ पर बताते हैं कि उनका भाई कहाँ चला गया था। Her brother, उनका जो भाई था, had gone away, वो जा चुका था, चला गया था, soon after, तभी, जब she had married, जब उसकी शादी हुई थी, फतेह की माँ की जब शादी हुई थी,
तुरंत बाद, सून आफ्टर, उसके तुरंत ही बाद जो उनका भाई था, इनका नाम क्या था, विशंबर, फतेह के मामा का नाम विशंबर था, ये तभी वहां से जा चुके थे, यानी कलकत्ता से ये जा चुके थे जब उनकी बहन की शादी हुई थी। एंड ही हैड स्टार्टेड, और उन्होंने शुरू कर लिया था हिज बिजनेस, अपना व्यापार इन बॉम्बे। कहाँ चले गए थे, बॉम्बे जाकर उन्होंने अपना व्यापार शुरू कर लिया था। फिर से देखो यहाँ से कि एज शी सेड दीज वर्ड, जैसे ही उन्होंने ये शब्द कहे, शी बो टू द ग्राउंड, वो जमीन पर झुकी, एंड टचड हिज फीट, और उनके पैरों को छुआ। हर ब्रदर हैड गॉन अवे सून आफ्टर शी हैड मैरिड, उनके जो भाई थे उनकी शादी होने के तुरंत बाद ही कलकत्ता से चले गए थे। एंड ही हैड स्टार्टेड बिजनेस इन बॉम्बे, और उन्होंने बॉम्बे में अपना व्यापार या बिजनेस शुरू कर लिया था। His sister had lost her husband while he was in Bombay. His sister, उनकी जो बहन या फतेह की माँ, had lost her husband, वो अपने हस्बैंड को खो चुकी थी या उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी, while he was in Bombay, जब उनके भाई कहाँ थे, बॉम्बे में थे, तभी वो अपने भाई को खो चुकी थी, या फतेह के जो पिता थे वो तभी मर चुके थे, उनकी मृत्यु हो चुकी थी जब उनके उसके मामा विशंबर बॉम्बे में काम कर रहे थे। विशंबर हैड नाउ कम बैक टू कलकत्ता, विशंबर वही नाम जो स्ट्रेंजर है उनके नाम है। विशंबर हैड नाउ, जो विशंबर है अब आ चुके हैं, केम बैक, वापस आ चुके हैं, टू कलकत्ता, सॉरी आ चुके थे। एंड हैड एट वंस, और तभी मेड इंक्वायरीज, पूछताछ करने लगे थे, अबाउट हिज सिस्टर, अपनी बहन के बारे में। जैसे ही वो बॉम्बे से कलकत्ता वापस आए, उन्होंने अपनी बहन के बारे में पूछताछ की कि वो कहाँ रहती है। He had then hastened to see her as soon as he find out where she was. He had then, तभी उसने क्या किया, hasten, जल्दबाजी की, hasten मतलब जल्दी करना, जल्दी की, टू सी हर, उसे देखने की, अपनी बहन को, एज सून एज, जितनी जल्दी, ही हैड फाइंड आउट, जितनी जल्दी उसने खोज निकाला, वेयर शी वॉज, कि वो कहाँ थी या वो कहाँ रहती थी। जैसे ही उसने खोज निकाला विशंबर ने, उसने उसे देखने की जल्दबाजी की और वहां उससे मिलने पहुंच गया। तो देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। द नेक्स्ट फ्यू डेज वर फुल ऑफ रिजॉइसिंग, रिजॉइसिंग मतलब आनंद या प्रसन्नता से भरे हुए। द नेक्स्ट फ्यू डेज, के अगले कुछ दिन, वर फुल, भरे हुए थे, ऑफ रिजॉइसिंग, आनंद से या प्रसन्नता से। द ब्रदर आस्क्ड आफ्टर द एजुकेशन ऑफ द टू बॉयज, द ब्रदर जो भाई यानी फतेह की माँ के भाई विशंबर, आस्क्ड उन्होंने पूछा, आफ्टर द एजुकेशन शिक्षा के बारे में, अबाउट सॉरी ऑफ द टू बॉयज उन दोनों लड़कों की। ही वॉज टोल्ड, उन्हें बताया गया, बाय हिज सिस्टर, उनकी बहन द्वारा, यानी फतेह की माँ द्वारा उन्हें बताया गया, दैट के फतेह वॉज अ परपेचुअल नुइसेंस, कि फतेह कैसा है, वॉज अ परपेचुअल, परपेचुअल मतलब निरंतर, और नुइसेंस मतलब परेशान करने वाला, यानी वो निरंतर परेशान करने वाला होता जा रहा है। ही वॉज लेजी, वो आलसी है, डिसओबीडियंट अवज्ञाकारी है, बात नहीं मानता है, एंड वाइल्ड और जंगली होता जा रहा है। जंगली मतलब है अभद्र होता जा रहा है, असभ्य होता जा रहा है। तो क्या है कि जो अगले दिन उनके मामा, फतेह के मामा कुछ दिन घर रहे, तो द नेक्स्ट फ्यू डेज वर फुल ऑफ रिजॉइसिंग, अगले कुछ दिन आनंद आनंद से भरे हुए थे। द ब्रदर आस्क्ड आफ्टर द एजुकेशन ऑफ द टू बॉयज, विशंबर ने उन दोनों लड़कों की शिक्षा के बारे में पूछा। He was told by his sister that Fateh was a perpetual nuisance, he was lazy, disobedient and wild. उनको उनकी बहन द्वारा बताया गया कि फतेह निरंतर रूप से परेशान करने वाला बनता जा रहा है, और वो आलसी है, अवज्ञाकारी है और असभ्य अभद्र होता जा रहा है। बट माखन वॉज एज गुड एज गोल्ड, अब दूसरी तरफ माखन के बारे में क्या डिस्क्रिप्शन देती है उनकी माँ, बट लेकिन माखन वॉज एज, वो कैसा है, एज गुड एज, अच्छा है, किसके समान, एज गोल्ड, सोने के समान अच्छा है, एज क्वाइट एज अ लैम्प, और एक मेमने के समान क्वाइट है, शांत है। फिर से देखो, बट माखन वॉज एज गुड एज गोल्ड, लेकिन जो माखन है वो सोने के समान अच्छा है, एज क्वाइट एज अ लैम्प, एक मेमने के समान शांत है, एंड वेरी फाउंड ऑफ रीडिंग, फाउंड मतलब शौकीन होना, पसंद करना, और शौकीन है किसका, रीडिंग, पढ़ने का।
विशंबर काइंडली ऑफर्ड टू टेक फतेक ऑफ हिज सिस्टर्स हैंड। विशंबर काइंडली उन्होंने दयालुता पूर्वक या दया की भावना से ऑफर मतलब प्रस्ताव रखा, अपनी बहन के सामने प्रस्ताव रखा टू टेक फतेक ऑफ। टेक ऑफ मतलब किसी को ले जाना, और किसको? फतेक को। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि फतेक को ले जाने का हिज सिस्टर्स हैंड, अपनी बहन के हाथों से, यानी विशंबर ने अपनी बहन को प्रस्ताव रखा कि वो फतेक को यहाँ से ले जाएंगे एंड एडुकेट हिम विद हिज ओन चिल्ड्रन इन कैलकाटा। और क्या कराएंगे? शिक्षित करेंगे उसको या पढ़ाई लिखाई करवाएंगे, एजुकेट हिम उसको, विद हिज ओन चिल्ड्रन इन कैलकाटा, कलकत्ता में अपने खुद के बच्चों के साथ उसकी शिक्षा दीक्षा कराएंगे। द विडोड मदर रीडली एग्रीड। द विडोड वो विधवा मदर या माँ, रीडली तुरंत ही एग्रीड सहमत हो गई, या उन्होंने ये बात स्वीकार कर ली कि ठीक है आप फतेक को ले जाओ और उसको वहीं पर पढ़ा देना या लिखा देना। When his uncle asked Fatik if he would like to go to Calcutta with him, when जब his uncle उसके मामा ने ask फतिक से पूछा कि he would like to go to कलकत्ता with him, कि वो उनके साथ कलकत्ता जाना पसंद करेगा। if he would like कि वो क्या वो पसंद करेगा, to go जाना, to कलकत्ता, with him यानी अपने साथ ले जाने को उन्होंने पूछा। तो क्या था? his joy उसका जो आनंद, फतिक का आनंद, न्यू नो बॉन्ड्स, बॉन्ड्स मतलब सीमा, नो बॉन्ड्स यानी कोई सीमा नहीं रही, उसके आनंद की कोई सीमा नहीं रही। उसे जाने का बड़ा शौक लगा कि वो कलकत्ता जाएगा, उसे अपनी माँ से अपने भाई से छुटकारा मिलेगा। एंड ही सेड और उसने कहा, ओ यस अंकल, कि हाँ अंकल, इन अ वे ऐसे स्वर में, इन अ वे या इस तरीके से उसने ओ यस अंकल कहा दैट मेड इट क्वाइट क्लियर, जिसने ये स्पष्ट कर दिया, दैट मेड इट क्वाइट क्लियर कि उसकी बात ने ऐसे स्पष्ट कर दिया दैट कि ही मीन्ट इट कि वो यही चाहता है या उसका भी मतलब यही है वहां जाने का। तो क्या स्टोरी है कि विशंबर पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछते हैं अपनी बहन से कि लड़कों के बारे में कि उनकी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है। तो उनकी माँ दोनों की डिस्क्रिप्शन दे देती है कि फतेक थोड़ा बेकार है, लेजी है, डिसोबीडियंट है, और माखन बहुत अच्छा है, पढ़ता है लिखता है। तो विशंबर इसी चीज पर अपनी बहन के प्रस्ताव रखते हैं कि मैं इसको अपने पास ले जाऊंगा, इसको पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। तो विडोड मदर यानी विधवा औरत थी, तो ज्यादा नहीं संभाल पा रही थी अपने बच्चों को, तो वो इस चीज को स्वीकार कर लेती है और उसकी बात को मान लेती है। और जो फतिक था वो भी जाने के लिए काफी उत्सुक था, क्योंकि वो नई जगह जाएगा, उसको अपने भाई से छुटकारा मिलेगा। नेक्स्ट पैसेज देखते हैं। इट वॉज एन इमेंस रिलीफ टू दी मदर टू गेट रिड ऑफ फतिक। इट वॉज एन इमेंस रिलीफ, इमेंस यानी अधिक मात्रा में, रिलीफ मतलब सांत्वना या आराम, टू दी मदर उस माँ के लिए, टू गेट रिड ऑफ फतिक, फतिक से छुटकारा पाकर, गेट रिड मतलब किसी से छुटकारा पाना, कि उस माँ को फतिक से छुटकारा पाकर काफी आराम महसूस हुआ या सांत्वना महसूस हुई, क्योंकि जो फतिक था वो अब शायद पढ़ लिख जाएगा और सुधर जाएगा कलकत्ता जाकर, तो उसे काफी अच्छा लगा उसकी माँ को। She had a prejudice against the boy and no love was lost between two brothers. She had a prejudice. Prejudice मतलब पूर्वाग्रह, पूर्व धारणा, यानी जब हम किसी भी चीज या व्यक्ति या किसी विषय के बारे में पहले से ही अपने मन में धारणा बना लेते हैं, वो गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, यानी बिना किसी तथ्यों को जाने हुए हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति के बारे में कोई धारणा अपने मन में बना लेते हैं, उसको बोलते हैं प्रेजुडिस या पूर्वाग्रह। शी हैड अ प्रेजुडिस कि उनके मन में एक पूर्व धारणा थी अगेंस्ट द बॉय, उस लड़के के प्रति, यानी फतिक के प्रति, कि उन्होंने अपने मन में बना रखा था कि ये लड़का बिगड़ चुका है और अगर यहाँ रहेगा तो ये बिगड़ जाएगा, कभी ना तो पढ़ेगा ना ही सुधरेगा। तो शी हैड अ प्रेजुडिस अगेंस्ट द बॉय कि उस लड़के के प्रति उनके अंदर पूर्वाग्रह, पूर्व धारणा बनी हुई थी। एंड नो लव वॉज लॉस्ट और प्रेम नहीं बचा था, नो लव वॉज लॉस्ट कि कोई भी प्रेम नहीं बचा था बिटवीन द टू ब्रदर्स, उन दो भाइयों के बीच में। शी वॉज इन डेली फियर वो रहती थी इन डेली फियर रोज इसी डर में, दैट के ही वुड आइदर ड्राउन माखन सम डे इन द रिवर, किस डर में रहती थी कि ही वुड वो क्या कर देगा, ड्राउन डुबो देगा, माखन को, सम डे किसी न किसी दिन, इन द रिवर
नदी में किसी न किसी दिन अपने शैतानी में या शरारतों में किसी न किसी दिन माखन को डुबो देगा और ब्रेक हिज हेड या उसके सर को फोड़ देगा या चोट पहुंचा देगा इन अ फाइट किसी लड़ाई झगड़े में और रन हिम इनटू सम डेंजर और अदर। रन हिम इनटू सम डेंजर यानी उसको किसी न किसी खतरे में डाल देगा और अदर या किसी अन्य चीज या उसे हानि पहुंचाएगा। तो उसकी माँ हमेशा इसी डर में रहती थी कि फतिक माखन को कोई हानि पहुंचा सकता है किसी भी दिन। At the same time, she was somewhat distressed to see Fatik's extreme eagerness to get away. अब यहाँ थोड़ा अपोजिट बताया है। ऊपर वाली लाइन में बताया था कि जो उसकी माँ है वो आराम महसूस करती है, उनको खुशी होती है कि फतिक यहाँ से जा रहा है। बट यहाँ फिर अपोजिट है एट द सेम टाइम, लेकिन उसी समय शी वॉज समवॉट डिस्ट्रेस, लेकिन वो कुछ समवॉट यानी कुछ हद तक डिस्ट्रेस यानी परेशान भी थी टू सी देख कर किसको, फतिक्स एक्सट्रीम ईगरनेस, फतिक की अत्यधिक उत्सुकता को टू गेट अवे वहां से जाने की। यानी वो माँ थी और उनका बेटा अगर दूर जाएगा तो थोड़ा परेशान भी थी, थोड़ा दुखी भी थी। तो क्या था कि जब दिसंबर ने ये प्रस्ताव रखा कि वो फतिक को कलकत्ता ले जाकर पढ़ाएगा, तो उनकी जो माँ थी उनको काफी आराम महसूस हुआ कि अब फतिक यहाँ से चला जाएगा और उसकी लाइफ थोड़ी सुधर जाएगी। और क्योंकि उनके मन में एक पूर्व धारणा बनी हुई थी कि ये लड़का कभी सुधरेगा नहीं, और वैसे भी उन दोनों भाइयों के बीच कोई प्रेम भावना बची ही नहीं थी, तो ये अच्छा था कि फतिक वहां से चला जाए। क्योंकि जो उसकी माँ थी वो हमेशा यही डर में रहती थी कि शायद जो फतिक है माखन को कभी ना कभी या किसी दिन नदी में डुबो देगा या उसके चोट पहुंचा देगा किसी लड़ाई झगड़े में या किसी और खतरे में उसको डाल देगा। लेकिन उसी समय वो थोड़ा परेशान भी थी अपने बेटे को अपने से दूर करने में या फतिक की जाने की इतनी उत्सुकता को देखकर वो थोड़ा परेशान भी थी। नेक्स्ट देखते हैं। फतिक as soon as all was settled kept asking his uncle every minute when they were to start। पहले देखते हैं इसको। as soon as all was settled कि ज्यों ही या जैसे ही all was settled सब कुछ सही हो गया या सब कुछ सेटल हो गया, फतिक kept asking जो फतिक था kept asking वो पूछता रहता था हिज अंकल अपने मामा से एवरी मिनट प्रत्येक मिनट या प्रत्येक क्षण पूछता रहता when they were to start कि वो कब चलना शुरू करेंगे। यानी वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था कि वो कब कलकत्ता जाए। तो as soon as all was settled कि जैसे ही सब कुछ ठीक हो गया, फतिक kept asking his uncle every minute फतिक अपने मामा से प्रत्येक क्षण पूछने लगा कि when they were to start कि वो कब चलना शुरू करेंगे। He was on pins and needles all day long with excitement। ऑन पिंस एंड निडल्स का मतलब होता है बेचैन रहना, ऑल डे लॉन्ग पूरे दिन, विद एक्साइटमेंट यानी उत्सुकता से वो पूरे दिन बेचैन रहता था। यानी हमें उसको बेचैन रहता कि वो कब जाएंगे कब जाएंगे। एंड ले अवेक और जागा रहता, अवेक मतलब जागा रहता मोस्ट ऑफ द नाइट अधिकतर रात वो जागा रहता, उसे नींद भी नहीं आती थी। He bequeathed to Makan in perpetuity his fishing rod, his big kite and his marbles। He bequeathed इसका मतलब होता है विरासत कर देना या दे देना या किसी को सौंप देना। He bequeathed to Makan कि उसने माखन को विरासत कर दिया, दे दिया। क्या सॉरी इन परपेचुटी, परपेचुटी मतलब स्थायी रूप से या परमानेंट रूप से, यानी हमेशा के लिए माखन को उसने विरासत कर दिया, सौंप दिया। क्या क्या चीजें, हिज फिशिंग रॉड अपनी मछली पकड़ने वाली छड़ी को, हिज बिग काइट अपनी बड़ी पतंग को, एंड हिज मार्बल्स और अपने कंचों को। यानी जब वो वहां से जाने लगा तो उसने क्या किया, अपने कुछ सामान को माखन को सौंप के जाता है। वो अपने क्या क्या दिया उसने, अपनी एक मछली पकड़ने वाले कांटे को, एक बड़ी पतंग को और अपने कुछ कंचों को माखन को सौंप दिया। इंडीड वास्तव में एट दिस टाइम ऑफ डिपार्चर हिज जेनोरिसिटी टुवर्ड्स माखन वॉज अनबाउंडेड। इंडीड यानी वास्तव में, एट दिस टाइम ऑफ डिपार्चर, डिपार्चर मतलब प्रस्थान करना या जब वो निकल रहे थे कलकत्ता के लिए। एट द टाइम ऑफ डिपार्चर के प्रस्थान के समय हिज जेनरोसिटी, जेनरोसिटी मतलब दयालुता,
या फीलिंग ऑफ काइंडनेस। ये फतिक की दयालुता टुवर्ड्स माखन, माखन के प्रति कैसी थी? वॉज अनबाउंडेड, असीमित थी, यानी उसकी कोई सीमा नहीं थी। तो फिर से देखो इसको क्या है कि जैसे ही सब कुछ ठीक हो गया, फतिक अपने अंकल से बार बार पूछता रहता कि वो कब निकलने वाले हैं, वो कब कलकत्ता जाएंगे। वो हमेशा बेचैन रहता, उत्सुक भी रहता वो कलकत्ता जाने के लिए, और मोस्ट ऑफ द नाइट यानी अधिकतर रात वो जागा रहता, कलकत्ता के बारे में सोचता रहता था। उसने माखन को अपनी कई चीजें परमानेंट रूप से सौंप दी या विरासत कर दी। अपनी एक मछली पकड़ने वाली छड़ी थी, एक बड़ी काइट और कुछ कंचे थे। और जब वो प्रस्थान कर रहा था या कलकत्ता के लिए निकल रहा था, तो वास्तव में उस समय माखन के प्रति उसकी जो जेनरोसिटी थी या दयालुता थी, वो असीमित थी या उसकी कोई सीमा नहीं थी। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। When they reached Calcutta, Fatik made the acquaintance of his aunt for the first time. When जब they reached Calcutta, जब वो कलकत्ता पहुंचे, फतिक made the acquaintance, acquaintance का मतलब होता है जान पहचान करना, कि फतिक की जान पहचान हुई of his aunt, उसकी मामी से for the first time, पहली बार, यानी पहली बार वो दोनों मिले थे, उसकी मामी और फतिक। She was by no means pleased with this unnecessary addition to her family. अब जिसकी मामी थी वो फतिक को अपने घर में आने से खुश नहीं थी। She was by no means यानी किसी भी तरह से या किसी भी तरीके से प्लीज्ड, खुश नहीं थी विद दिस अननेसेसरी एडिशन। अननेसेसरी, अननेसेसरी मतलब अनावश्यक, एडिशन वृद्धि, यानी कोई भी उनका जो व्यक्ति था बढ़ रहा था उनके परिवार में, इससे वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। शी वॉज बाय नो मीन्स प्लीज्ड विद दिस अननेसेसरी एडिशन टू हर फैमिली। वो किसी भी तरीके से अपने परिवार में इस अनावश्यक वृद्धि से खुश नहीं थी। वो नहीं चाहती थी कि उनके घर में कोई और व्यक्ति बढ़ जाए। She found her own 3 boys quite enough to manage without taking anyone else. उनके लिए she found her own 3 boys, उनके लिए उनके खुद के 3 बच्चे quite enough to manage, संभालने के लिए क्या थे? quite enough, काफी पर्याप्त या बिल्कुल पर्याप्त थे संभालने के लिए, without taking anyone else, और किसी को बिना लिए, यानी उनके लिए खुद के बच्चे ही काफी थे संभालने के लिए, बिना किसी और को अपने परिवार में जोड़े। And to bring a village lad of 14 into their midst was terribly upsetting. और टू ब्रिंग, ले आना, अ विलेज लेड, एक गांव के लड़के को, ऑफ 14, 14 वर्ष के, इनटू देयर मिडिस्ट, उनके बीच में, उनके परिवार के बीच में ले आना एक छोटे गांव के लड़के को 14 साल के। वो कैसा था? वो टेरिबली अपसेटिंग, वो पूरी तरह से अपसेटिंग, कैसा था? परेशान करने वाला था उनके लिए और उनकी माँ, उसकी मामी के लिए। Vishwambar should really have thought twice before committing such an indiscretion. विशंबर should really have का यूज करते हैं जब हिंदी के वाक्य में चाहिए था सेंस आता है। विशंबर should really have thought twice before committing such an indiscretion. विशंबर को क्या करना चाहिए था? वास्तव में सोचना चाहिए था ट्वाइस, 2 बार, बिफोर कमिटिंग सच एन इनडिस्क्रिशन। ऐसा इनडिस्क्रिशन मतलब होता है अविवेकपूर्ण कार्य। ऐसा अविवेकपूर्ण कार्य करने से पहले उसको 2 बार सोचना चाहिए था। यानी उसकी मामी को बिल्कुल पसंद नहीं आया कि उनके परिवार में कोई और व्यक्ति रहने आ गया है। तो क्या था यहाँ से कि जैसे ही फतिक और विशंबर कलकत्ता पहुंचे, फतिक का पहली बार उसकी मामी के साथ जान पहचान हुई। जो उसकी मामी थी उनके परिवार में एक अनावश्यक वृद्धि को देखकर बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं थी, क्योंकि उनके लिए उनके 3 बच्चों को पालना या मैनेज करना काफी था बिना किसी और को अपने परिवार में जोड़े। और एक 14 वर्ष के गांव के लड़के को उनके बीच में ले आना उनके लिए काफी अपसेटिंग या परेशान करने वाला था। विशंबर को वो सोचते कि विशंबर को ऐसा अविवेकपूर्ण काम करने से पहले 2 बार सोच लेना चाहिए था। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। In this world of human affairs, there is no worse nuisance than a boy at the age of 14
इन दिस वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन अफेयर्स, मानव संबंधी इस संसार में, देयर इज नो वर्स नॉइसेंस, कि कोई भी बुरी, वर्स मतलब बेकार, नॉइसेंस मतलब परेशान करने वाली, ये कोई भी उतनी परेशान करने वाली चीज नहीं होती देन अ बॉय एट द एज ऑफ 14, 14 वर्ष के एक लड़के की तुलना में। तो क्या मतलब हुआ पूरे का, कि मानव संबंधी इस संसार में 14 वर्ष की लड़की से ज्यादा कोई बेकार चीज या कोई ज्यादा परेशान करने वाली चीज नहीं होती। ही इज नाइदर ऑर्नामेंटल नॉर यूजफुल, वो ना तो क्या होता है, ही इज नाइदर, वो ना तो ऑर्नामेंटल, ना तो शोभनीय होता है यानी दिखने में सुंदर होता है, नॉर यूजफुल, ना ही कोई लाभदायक होता है यानी कोई काम का भी नहीं होता। इट इज इम्पॉसिबल टू शावर अफेक्शन ऑन हिम एज ऑन अ लिटिल बॉय। इट इज इम्पॉसिबल और असंभव होता है, टू शावर, शावर मतलब बखेरना या बरसाना, अफेक्शन स्नेह या प्रेम, ऑन हिम उसके ऊपर, और ये असंभव होता है उसके ऊपर स्नेह बरसाना, एज जैसे कि किस पर बरसाते हैं, ऑन अ लिटिल बॉय, जैसे कि एक छोटे बच्चे पर। इट इज इम्पॉसिबल टू शावर अफेक्शन ऑन हिम एज ऑन अ लिटिल बॉय, कि छोटे बच्चे के समान उस पर स्नेह बरसाना असंभव होता है। एंड ही इज ऑलवेज गेटिंग इन द वे, ही इज ऑलवेज, वो प्राय हमेशा क्या करता है, गेटिंग इन द वे, गेटिंग इन द वे मतलब हमेशा रास्ते में आता रहता है या हमेशा रास्ते में बाधाएं उत्पन्न करता। इफ ही टॉक्स विद अ चाइल्डिश लिस्प, ही इज कॉल्ड अ बेबी। इफ यदि ही टॉक्स वो बातें करता विद अ चाइल्डिश, चाइल्डिश मतलब बच्चों की तरह, लिस्प मतलब तुतलाकर, कि यदि वो बच्चों की तरह तुतलाकर बातें करता तो ही इज कॉल्ड अ बेबी, तो उसको बच्चा कहते या उसे बच्चा कहलाया जाता कि कैसे बच्चों की तरह बात कर रहा है। एंड और इफ यदि ही आंसर्स, यदि वो उत्तर देता इन अ ग्रोन अप वे, यदि वो बड़ों की तरह उत्तर देता तो ही इज कॉल्ड इम्पर्टिनेंट, तो उसको उद्दंड कहा जाता। इफ ही टॉक्स विद अ चाइल्डिश लिस्प, यदि वो बच्चों की तरह तुतलाकर बातें करता तो ही इज कॉल्ड अ बेबी, तो उसको बच्चा कहलाया जाता, तो वो बच्चा कहलाया जाता। एंड इफ ही आंसर्स इन अ ग्रोन अप वे, और यदि वो बड़ों के लिहाज से उत्तर देता तो ही इज कॉल्ड इम्पर्टिनेंट, तो उसको उद्दंड कहा जाता। इन फैक्ट वास्तव में, एनी टॉक किसी भी प्रकार की बात, एट ऑल फ्रॉम हिम उससे की जा, जो भी बातें उससे की जाती, इनफैक्ट एनी टॉक एट ऑल फ्रॉम हिम, कि उससे जो भी बातें की जाती इज रिसेंटेड, कैसी होती, क्रोध उत्पन्न करने वाली होती। देन ही इज एट द अनअट्रैक्टिव ग्रोइंग एज, और वो कैसी एज पर था, एट अनअट्रैक्टिव अनाकर्षक, ग्रोइंग एज बढ़ती हुई एज पर था, तो उस समय उसकी बातें किसी को अच्छी नहीं लगती थी। ही ग्रोज आउट ऑफ हिज क्लोथ्स विद इनडिसेंट हास्ट, ही ग्रोज आउट, वो ग्रोज आउट मतलब बढ़ जाता था, सॉरी, ही ग्रोज आउट वो बड़ा हो जाता, ऑफ हिज क्लोथ्स अपने कपड़ों से, यानी उसकी हाइट, उसकी लंबाई चौड़ाई बढ़ जाती उसके कपड़ों से, उसके कपड़े छोटे हो जाते जल्दी। ही ग्रोज आउट ऑफ हिज क्लोथ्स, वो अपने कपड़ों से लंबा निकल जाता है या बड़ा हो जाता है, विद इनडिसेंट हास्ट, अत्यधिक तेजी से, वो अत्यधिक तेजी से, अशोभनीय तेजी से अपने कपड़ों से बड़ा निकल जाता। हिज वॉइस ग्रोज होर्स, होर्स मतलब कर्कश या बेसुरी, जैसे बच्चों की आवाज थोड़ी मीठी होती है लेकिन बड़े होकर थोड़ी फट सी जाती है, तो ये लग रहा है होर्स। हिज वॉइस ग्रोज होर्स, कि उसकी जो आवाज थी थोड़ी कर्कश हो गई, एंड ब्रिक्स और रुक रुक कर हो गई, एंड क्यूअर्स, क्यूअर्स मतलब कपकपाना, कि उसकी आवाज थोड़ी कपकपाने भी लगी। हिज फेस ग्रो सडनली एंगुलर, जो उसका चेहरा था, ग्रो सडनली वो कैसा हो गया अचानक से, एंगुलर, एंगुलर मतलब थोड़ा कड़क हो गया, जैसे बच्चों का चेहरा थोड़ा मासूमियत सी झलकती है, वो उसके अब चेहरे से खत्म हो गई। हिज फेस ग्रो सडनली एंगुलर, उसका जो चेहरा था अचानक से कड़क हो गया, एंड अनशाइटली, और कैसा हो गया, थोड़ा भद्दा दिखाई देने लगा वो। It is easy to excuse the shortcoming of early childhood. It is easy कि आसान होता है, to excuse, excuse मतलब माफ करना या भुला देना, कि माफ करना भुला देना आसान होता है, the shortcomings, shortcomings मतलब गलतियां या कमियों को, of early childhood
यानी किसी बच्चे की बचपन में जो गलतियां करता है उसकी गलतियों को भुलाना या माफ करना इजी होता है, आसान होता है, लेकिन इट इज हार्ड, लेकिन ये कठिन होता है टू टॉलरेट, सहन करना। टॉलरेट मतलब सहन करना या बियर। बट इट इज हार्ड टू टॉलरेट, लेकिन ये सहन करना बहुत ही मुश्किल या कठिन होता है। किस चीज को? अनअवॉइडेबल लैप्सेस इन अ बॉय ऑफ 14, 14 वर्ष के लड़के की अनअवॉइडेबल लैप्सेस। अनअवॉइडेबल मतलब अपरिहार्य, जिन्हें अनदेखा ना किया जा सके या जिन्हें अवॉइड ना किया जा सके। और लैप्सेस मतलब गलतियां या मिस्टेक्स के 14 वर्ष की उम्र के लड़के की अपरिहार्य गलतियों या अ, न भूलने वाली गलतियों को सहन करना काफी कठिन या हार्ड होता है। नेक्स्ट देखो, The lad himself become painfully self-conscious। अब जो लड़का था, the lad मतलब वह लड़का, himself वो खुद में ही कैसा हो गया, become हो गया painfully self-conscious। self-conscious मतलब आत्म जागरूक। painfully self-conscious इसलिए लगा है कि बहुत ज्यादा आत्म जागरूक हो गया, दर्दनाक रूप से, यानी वो खुद तक ही सीमित रहा, वो और किसी के बारे में नहीं सोचता था, केवल खुद के बारे में ही सोचता था। The lad himself becomes painfully self-conscious। वो लड़का दर्दनाक रूप से आत्म जागरूक बन गया। When he talks with elderly people, he is either underly forward। When जब he talks वो बातें करता with elderly people बड़े लोगों से, तो he is either तो या तो वो क्या कर देता, underly forward, या तो वो अत्यंत आगे निकल जाता, यानी बहुत आगे की बातें करने लगता, और एल्स और या वो क्या कर देता, सो अंडरली शाय, या वो अत्यंत शाय मतलब शर्मीला हो जाता। लास्ट वाले लाइन को फिर से देखो, व्हेन ही टॉक्स विद एल्डरली पीपल, कि जब वो बातें करता विद एल्डरली पीपल बड़े लोगों से, ही इज आइदर या तो वो क्या करता, अंडरली फॉरवर्ड, या तो वो बहुत ज्यादा आगे बातें करने लग जाता, और एल्स या फिर सो अंडरली शाय, या बहुत ज्यादा शाय या शर्मीला बन जाता, दैट ही अपीयर्स अशेम्ड, कि उसको अशेम्ड मतलब शर्मिंदगी, अपीयर्स यानी खुद खुद पर उसको शर्मिंदगी महसूस होने लगती, ऑफ हिज वेरी एक्सिस्टेंस, खुद के अस्तित्व पर उसको शर्मिंदगी महसूस होने लगती। तो समझ में आया पैराग्राफ पूरा? तो क्या है, स्टार्टिंग से यही है कि बता रहे हैं राइटर, या मानते हैं लोग कि इस संसार में 14 वर्ष की एज का जो लड़का होता है उससे ज्यादा परेशान करने वाली और कोई चीज नहीं होती। वो ना तो शोभनीय या दिखने में सुंदर होता है, ना ही किसी काम का होता है, और छोटे बच्चे की तरह उस पर प्रेम या स्नेह बरसाना वो थोड़ा कठिन या असंभव कार्य होता है, और वो हमेशा रास्ते में आता रहता है, कोई ना कोई बाधा उत्पन्न करता रहता है। यदि वो बच्चों की तरह तुतलाकर बोलता है तो उसको बच्चा माना जाता है, और यदि वो बड़े लोगों के लिहाजे से बात करता है तो उसको उद्दंड या इम्पर्टिनेंस कहा जाता है। वास्तव में कोई भी मतलब उससे बातें करता है तो वो क्रोध उत्पन्न करने वाली होती हैं। और वो कैसी एज पर था, अनअट्रैक्टिव और ग्रोइंग एज पर था, बढ़ने वाली उम्र और अनाकर्षक। और वो उसकी जो एज थी, उस एज पर बच्चे जो है बहुत तेजी से बढ़ते हैं, तो वो अपने कपड़ों से बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है, या उसके कपड़े छोटे हो जाते हैं बहुत जल्दी ही। हिज वॉइस ग्रोज होर्स, उसकी जो आवाज थी वो कर्कश हो रही थी, एंड ब्रिक्स और रुक रुक कर हो रही थी, एंड क्यूवर्स और थोड़ी कपकपाने वाली हो रही थी। और जो उसका फेस था वो सडनली अचानक से थोड़ा कड़क शेप में आ रहा था, और थोड़ा भद्दा शेप में आ रहा था। और और आगे बताते हैं कि छोटे बच्चे की गलतियों को माफ करना आसान होता है, लेकिन 14 साल के ऐसे लड़के की अनअवॉइडेबल लैप्सेस, ऐसी गलतियां जिन्हें माफ ना किया जा सके, इनको टॉलरेट करना या सहन करना काफी कठिन होता है। और जो लड़का था ऐसी एनवायरनमेंट में या ऐसी एटमॉस्फेयर में थोड़ा कैसा होता जा रहा था, सेल्फ कॉन्शियस, बहुत ज्यादा आत्म जागरूक होता जा रहा था, वो खुद तक ही सीमित रह रहा था। यदि वो बड़े बड़े लोगों से बातें करता तो वो काफी आगे निकल जाता, और कभी कभी बहुत ज्यादा चुप रहता, तो उसे खुद की एक्सिस्टेंस पर यानी खुद के अस्तित्व पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती। तो ये हो गया आपका पैराग्राफ।